जय शंकर, जो मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कभी कभी जिस तरीके से वो बात करते हैं वो नामुनासिब हमें लगती है, लेकिन वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आज भारत के वजीर खारजा ने, जय शंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया है और अब इस पर लगातार बैक टू बैक बातें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया, बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जय शंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी। डॉक्टर जयशंकर ने जारी बात है पाकिस्तान को जरा दबाया है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। आज भारत के वजीर खारजा ने, जय शंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया है और अब इस पर लगातार बैक टू बैक बातें हो रही हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी है, बाकी जो एससीओ के मुमालिक हैं उनके भी, इसमें आप सबको देखें और बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें। यानी वो एक ने इनकी तरह का नमस्ते बनाया, दूसरे ने ये अपना नमस्ते इन्होंने बनाया हुआ है। एक जो साहब है उन्होंने अपना जो उनके मुल्क का निशान है उन्होंने ये बनाया हुआ है। अलबत्ता बिलावल के साथ जय शंकर जो है वो बिल्कुल अपने हाथ नीचे, और वीडियो जो है अगर वो देखी जाए उसमें बाकियों के साथ उन्होंने बात भी की है। कोई आके जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, ये होता क्या है कि सबने आना होता है और होस्ट कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो बनवानी होती है, उसके बाद उधर आगे जाना होता है और वो फॉरेन मिनिस्टर खुद कहता है आप उधर चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिलावल को ये कहा कि प्लीज गो देयर, और बिलावल साहब जब आए ये किया, उसके बाद खड़े हो गए ऐसे मुंह रख के जय शंकर और बिलावल, कोई इन्होंने बात नहीं की। 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया, बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जय शंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी, और ये नहीं कि वो कोई डाउन फील कर रहे थे। इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, 1-1.5 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सारे फॉरेन मिनिस्टर आए और गए, लेकिन हर के अंदर 6 के 6 बाकियों के अंदर जो जय शंकर साहब हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े एक मुनासिब उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी है, और सबके साथ वो बात भी कर रहे हैं, उनका हाल अहवाल भी पूछ रहे हैं, उनका हाल चाल भी पूछ रहे हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया लगातार इस वक्त बिलावल के पुराने क्लिप्स शेयर कर रहा है। इस वक्त वो भारतीय जो हुकूमत के वजीर खारजा हैं, मोदी के वजीर खारजा हैं, लेकिन अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की हुई है, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है और इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की हुई है। जी हाँ जी, इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की हुई है और जो न्यूक्लियर सफारतकारी है उसमें स्पेशलाइजेशन की हुई है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें जो मैं गिनवा सकता हूं। ये है जय शंकर, जो मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कभी कभी जिस तरीके से वो बात करते हैं वो नामुनासिब हमें लगती है, लेकिन वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये जो मेरे सारी उनका इल्म, उनका तजर्बा, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको बताया, ये वो हथियार हैं जो जय शंकर लेके टेबल पे आते हैं। दूसरी तरफ हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी भी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, बड़ा तजर्बा है। मेरे ख्याल में इस जो पर सबसे बड़ी चीज है कि वो जरदारी साहब के फर्जंद हैं, भुट्टो के नवासे हैं, इतना ही बहुत है भाई, इससे आगे हमें क्या जरूरत है जाने की। तो एक तरफ क्वालिफिकेशन ये है कि जरदारी साहब के फर्जंद, एक पर्ची पे बताया गया कि इनको नायब चेयरमैन बना दिया जाएगा उसके नतीजे में, और दूसरी तरफ कौन है वो मैंने आपको बता दिया। तो फिर मुझे तो यही लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेहतर तरीके से अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे, क्योंकि वो देखें एक लेगेसी है, वो एक जमहूरी और ये और वो ना, मतलब जमहूरियत के आगे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये है जनाब दोनों साहिबान की क्वालिफिकेशन। वैसे तो बिलावल भी बाहर से पढ़े हुए, लेकिन अब 1977 में जो डिप्लोमेट बना था उसके तजर्बे के साथ मैं बिलावल साहब के तजर्बा क्या मुकाबला करूं। बिलावल पैदा कब हुए थे, कितनी उन्होंने नौकरियां की, किस किस जगह पे वो सफीर रहे, कितनी जगहों पे उन्होंने अपनी जो है वो इनकम कोई खुद कमाई, कोई एक जगह पे बता दें फलानी जगह पे इतनी दिन उन्होंने नौकरी की। वहां पे बात हो रही है टेररिज्म की। पाकिस्तान हमेशा से ये चीज फेस करता रहा है और एफएटीएफ में भी इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा
جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے تیار کی، افغانستان بھیجے، کشمیر بھیجے. کیا اب پاکستان اگر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا کر پائے گا ان لوگوں کو، جس طرح کے ایک ایکسٹریمسٹ گروپ اور کئی طرح کے ٹیرر کیمپ جو پاکستان میں چل رہے ہیں؟ اور جو میرا خیال ہے کہ اب جو سچویشن ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے. ایک وقت تھا جب ہمارے ہاں باقاعدہ طور پہ ٹریننگ کیمپس تھے، ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، اور یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی بنا پہ ہمیں اس میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا. ہم اس میں رہے اور ایون بلیک لسٹ کا بھی خطرہ رہا. تو پہلے تو نظر آتے تھے نا یہ لوگ مختلف جگہوں پہ، ایون اسلام آباد میں آپ کو اگر یاد ہو تو بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اپنے وہ مسجدیں تھیں اور وہاں پہ گنز لے کے بیٹھے ہوتے تھے. تو اب نہیں ہے، ویسے ٹریننگ کیمپس بھی اب نہیں ہے، اب وہ انفلٹریشن بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چیزیں خاصی مشکل ہو گئی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے اس کو اب ٹیرر فائنینسنگ، اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے بڑی کڑی ہمارے اوپر ایک شرائط عائد کی ہوئی ہیں. تو اب ویسا نہیں ہے جو پہلے تھا. اچھا، لیکن وہ بہرحال ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا سٹیپ تھا جو وہ انڈیا گئے.